हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में विश्व का भूगोल कराने वाला हूं, जो कि हमारे घटना चक्र के पूर्वावलोकन बीपीएससी का है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और मैं इसमें कम से कम 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे ओनली 100 क्वेश्चन होंगे या 75 क्वेश्चन होंगे। मैं इसको पार्ट बाई पार्ट कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, इसलिए कि बीपीएससी इसमें से बीपीएससी TRE2 में क्वेश्चन हमारे कुछ पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और हमारे फ्रेंड्स, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो हमारा जो निहारिका है वो हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका नहीं है, क्षुद्र ग्रह है, हमारा ग्रह है और धूमकेतु है। तो सौरमंडल का निर्माण जो हुआ था फ्रेंड्स, हमारा लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और यह जो था सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड जो है सम्मिलित होते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े हुए रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह होते हैं और प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्काएं होती हैं और धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। जबकि निहारिका जो है सौरमंडल का एक भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, ये हमारा जो है इसमें सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है। तो निहारिका नहीं है। फर्स्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है कितनी हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कितनी हैं। तो 179 हो गया। आंसर हमारा ये हो जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो 179 हो जाएगा, 179। एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती हैं। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है। तो याद रखिएगा, मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 डिग्री है। और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं हैं, 89 हैं तथा एक भूमध्य रेखा होती हैं। और एक अंश के अंतराल पर कुल हमारे 179 179 रेखाएं हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट का क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो कितनी है, 179 हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो बताना है ब्रह्मांड में हमारे पल्सर क्या है। तो धूमकेतु, न्यूट्रॉन, तारे हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो एक हमारे क्या है, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और ये ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है और अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घूमते न्यूट्रॉन तारे हो जाएगा। क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे। तो हमारे कॉपरनिकस थे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह थे कॉपरनिकस थे। 1514 ईस्वी में हस्तलिखित निबंध में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिससे कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये हमारे कॉपरनिकस ने हमारे जो निबंध लिखे थे, हस्तलिखित निबंध में उनका जो सिद्धांत था वो क्या था हमारा। तो कमेंट्रीलस और लिटिल कमेंट्री जो था ये था, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और उल्लेखनीय है कि 6ठी शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय जो है खगोलविद
वराहमिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोपरनिकस हो जाएगा, जो कि 1514 में एक हस्तलिखित निबंध में कमेंट्रियल्स लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे हमारे कोपरनिकस थे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाश गंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है और केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है और गैलेक्टिक्स केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं और परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, कॉस्मिक ईयर कहलाती है। और अतः निकटतम विकल्प के रूप में हमारा विकल्प जो है डी हमारा सही है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? कॉन्स्टलेशन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस हैं। कितने हैं? तो 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 88 हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं कॉन्स्टलेशन, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से भी देखा जा सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है हमारा, तो वह क्या है हमारा? तो हमारा सप्तऋषि तारा है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हमारा क्या है? सप्तऋषि है। ध्रुव तारा का संकेत पोलरिज संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर से संकेत करते हैं वह हमारा सप्तऋषि। क्वेश्चन है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है हमारा कौन सा? तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बुध है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। किसका नहीं है? तो बुध का हमारा एक बुध हो गया और एक शुक्र भी है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं का कोई उपग्रह नहीं होता है। मंगल के 2, नेपच्यून के 14 होते हैं उपग्रह और जिनमें ट्रिटोन जो है एवं नेरीड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था 2006 में, सॉरी फ्रेंड्स। और ये जो है हमारा बुध है जो बता रहा है कि मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। तो एक होते हैं हमारा फोबोस होता है, मंगल का उपग्रह 2 होता है, एक फोबोस होता है और एक डीमोस होता है। तो हमारा ये जो होता है फोबोस, जो ये डीमोस जो होता है सबसे छोटा छोटा उपग्रह होता है। सबसे छोटा उपग्रह हमारे सौरमंडल का ये डीमोस है और फोबोस ये बड़ा है बस ये केवल मंगल का ही है। और सबसे बड़ा तो हमारा गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है हमारा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इसलिए कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है जिसका माध्य तापमान लगभग 46.4 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार भी हमारे शुक्र ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं इसको, या पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी बोलते हैं। तो क्योंकि हमारा ये शुक्र जो है यह पृथ्वी के जैसे ही दिखता है।
सिमिलर दिखता है। तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, या सायंकाल सांझ का तारा भी कहते हैं। तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति अरुण वरुण वलय से युक्त ग्रह है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि वलय से युक्त हमारे सबसे ज़्यादा में हो जाएगा तो शनि हो जाएगा, क्योंकि वलय युक्त जो है वो शनि है हमारा। इसमें होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े वरुण और बृहस्पति और अरुण में होते हैं वलय, लेकिन सबसे ज़्यादा वलय होते हैं हमारे शनि ग्रह में, शनि में। तो आंसर हमारा इसका तो हो जाएगा इवनिंग स्टार और सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी का भग्नी ग्रह, इसको शुक्र को हम बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय जो है लेता है, लगभग कितना लेता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हमारा हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट लेता है। और यह जो है सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। अगर पूरा डिटेल में पूछे तो 8 मिनट 19 सेकंड हो जाता है। और इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग जो है 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अतः सही निकटतम जो हमारा विकल्प सी होगा, क्योंकि 8 मिनट यहाँ पे 19 सेकंड भी लिख लीजिएगा, ये पूरा अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। अगर केवल शॉर्ट में दिया रहे तो 8 मिनट भी हो सकता है, लेकिन 8 मिनट 19 सेकंड लगता है हमारे पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने लेते हैं वो? तो 365 और 5.25 दिन, मतलब मीन्स हमारे 365 दिन होते हैं जो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेता है। क्वेश्चन है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हमारा इसका जो है, इसमें आंसर हमारा दिया ही नहीं है। तो पृथ्वी जो है वो हमारा 23 घंटे 56 मिनट तय कर लेती है। और ये लगभग इसके किलोमीटर प्रति घंटा में अगर पूछे तो प्रति मिनट में तो ये हमारा 23 घंटे और हमारे 56 मिनट लेते हैं। लेकिन अगर अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण की गति पूछे, हमारा गति पूछे, इतनी दूरी हो गया हमारा, इतने लेती हैं। लेकिन अगर गति पूछे तो ये हो जाता है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और अगर ये पूछे कि हमारे पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि जो है कितनी है, तो 40,090.28 किलोमीटर है। इसी दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। और अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसको स्टार्ट करके लिख लीजिए 23 घंटे 56 मिनट। आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि इसमें हमारा नहीं दिया है। क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जो है वह अधिक रहती है। तो बताना है आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। और पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियाँ हैं। 31 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं और फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, बस एक ही याद रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है कि जो हमारे हैं सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में के अंतर्गत कितने अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना होता है। तो हमारे याद रखिएगा 30 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 30 डिग्री हो जाएगा। और पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं, याद रखिएगा। बस इतना ही याद रखिएगा कि कितनी पूछ सकता है कि पृथ्वी पे मरुस्थल बनने की प्रमुख भौगोलिक की स्थितियां कितनी हैं। तो 4 हैं।
ये तो हमारा हो गया कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास रहती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो होता है वो किस कारण होता है ये बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है, और पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। 16 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताना है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा, जो कि बृहस्पति हमारे कितने हैं? तो 1,42,984 किलोमीटर। अगला है शनि, जो कि उसका व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। अगला है अरुण, जो कि उसका व्यास है 51,118 किलोमीटर, याद रखिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे हम कर देते हैं इसको। और वरुण का है व्यास हमारा 49,528 किलोमीटर, और पृथ्वी का है व्यास 12,756 किलोमीटर, और शुक्र का है व्यास हमारा 12,107 किलोमीटर, और मंगल का है हमारा व्यास 6,792 किलोमीटर, और बुध का है हमारा मरकरी का व्यास लगभग 4,879 किलोमीटर। तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, क्योंकि इसका है 1,42,984 किलोमीटर, और सबसे कम पूछा जाएगा तो हमारा बुध का है, जो कि 4,879 किलोमीटर। तो ये हमारे ये सूर्य को ये जो चक्कर लगाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 88 दिन में ही लगा लेता है चक्कर। 88 से 90 दिन के आसपास ये चक्कर लगा लेता है सूर्य का। तो सबसे कम समय में ये लगाता है बुध, और इसका व्यास भी क्योंकि सबसे कम है 4,879 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा हमारा बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से सबसे घनत्व जो है सबसे कम किसका है? तो शनि का है, क्योंकि इसमें वलय होता है रिंग आकार का, रिंग जिसे हम लोग रिंग पहनते हैं वैसे ही होता है वलय इसमें। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि का होता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो घनत्व जो है पृथ्वी का घनत्व होता है 5,514 किलोमीटर, याद रखिएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मंगल का जो होता है 3,934 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। शुक्र का जो होता है वो 5,243 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, और शनि का जो होता है वो 687 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो याद रखिएगा, इसका शनि सही उत्तर है, क्योंकि शनि का सबसे कम घनत्व होता है, और पृथ्वी का 5,514 होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है हमारा शनि का होता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, निकेल और फेरम हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत जो है नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में हमारा समय जो होता है वो 29.5 वर्ष लेता है। 29.5 वर्ष लेता है, लगभग 30 वर्ष के आसपास लेता है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, क्योंकि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में परिक्रमा करने में 29.4 पृथ्वी के वर्षों के बराबर समय लेता है, और अतः निकटतम विकल्प जो है हमारा सी होगा, सही होगा। क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 84 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है, और अरुण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जो कि 84 वर्ष के आसपास, जबकि अपने अक्ष पर
17.2 घंटे में एक चक्कर परिभ्रमण पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है 27 है, याद रखिएगा, और उनके ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 27 है। क्वेश्चन है जियोडेसी वह विज्ञान है जो कि संबंधित है किससे है, तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह विज्ञान है जो कि संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जियोडेसी जो है पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण जो है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी जो है वह विज्ञान जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है हमारा तो पृथ्वी की आयाम की माप से, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 23 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, अपघटक और जीवाणु, डी हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित बोल रहा है, तो अपघटक जीवाणु हो जाएगा। उत्पादक हिरण गलत है, गौण उपभोक्ता घास गलत है, ये प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता है जो हमारा है घास है, घास से चालू होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही सुमिलन निम्न है, उत्पादक जो है घास है, प्राथमिक उपभोक्ता जो हिरण है, और अपघटक जो है जीवाणु है, द्वितीय उपभोक्ता तेंदुआ है। तो याद रखिएगा, उत्पादक जो है उत्पादक घास से स्टार्ट होता है हमारा, प्लांट से, और प्राथमिक उपभोक्ता हमारा क्या हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, और सेकेंड जो हो जाएगा वो हिरण हो जाएगा सेकेंड, और थर्ड जो हो जाएगा वो हमारा हिरण, उसके बाद से हमारा शेर हो जाएगा, शेर बोल सकते हैं। तो घास से शुरू होता है हमारा, घास, हिरण, शेर, ऐसे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग जो है सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग जो है सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि सबसे कम भूभाग महाद्वीप में, सबसे ऐसे पूछा जाए कि सबसे कम भूभाग में सबसे कौन से छोटे महाद्वीप हैं, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि सबसे ये हमारा छोटा, और सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, तो एशिया है सबसे बड़ा, और हमारा सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, बताना है, तो 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, सवाना हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नगत विकल्पों में से अफ्रीका के सवाना मैदान जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में है, एवं उत्तरी अमेरिका के घास मैदानों को प्रेरीज, और दक्षिणी अमेरिका के घास मैदानों को पम्पास कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को सवाना कहा जाता है, जो कि ये सवाना कहाँ है फ्रेंड्स, तो हमारा अफ्रीका के है, अफ्रीका में है हमारा, अफ्रीका के सवाना मैदान को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। लेकिन ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ पे घास मैदान को हम लोग प्रेरीज कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, पम्पास कहते हैं। तो याद रखिएगा, डी से दक्षिण होता है, और हमारा पी से पम्पास, तो याद रखिएगा डी ए पी याद रखिएगा, डी ए पी हम लगाते हैं, डी पी, तो इसको याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका से हमारा क्या हो जाएगा, पम्पास, इसका शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का। और हमारा यूए बोल रहे हैं, यूएपी हो जाएगा, यूएपी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका, यू से उत्तरी, और ए से अमेरिका, और पी से हमारा पेरीज हो जाएगा, याद रखिएगा, यूएपी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, तो 26 आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य और औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, तो पृथ्वी और सूर्य हो जाएगा, क्योंकि खगोलीय इकाई जो है वो AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है,
खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, जो कि 1 AV इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁸ मीटर होता है। क्वेश्चन है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, WM डेविस ने की है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस ने की है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि WM डेविस, विलियम मोरिस डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की, और वहीं वाल्टर पिंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने नाम दिया कि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है निर्धारित करने का आधार होता है? तो 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय जो है निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, क्योंकि प्रधान देशांतर जो है रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, और शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है, जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा है, निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश से गुजरती है? तो चलिए फ्रेंड्स बता देता हूँ। फर्स्ट में हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूके जो कि ब्रिटेन हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, हमारा माली हो जाएगा, और टोगो हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा हमारा, उसके बाद अल्जीरिया हो जाएगा, और बुर्किना फासो हो जाएगा, और हमारा घाना हो जाएगा। तो हमारे 8 जो हैं, तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है हमारे इन देशों से होकर गुजरती है। याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा, जो कि ये हमारे मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का एक आधार होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय जो है निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा। क्योंकि हमारा सामान्यतः 1 डिग्री जो है देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, अतः 90 डिग्री देशांतर पर 360 मिनट हो गया, और 6 घंटे का अंतर होगा। इसलिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय जो है वो 6 PM होगा, और जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। तो याद रखिएगा, हमारे 1 डिग्री में 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 मिनट का कितना हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, बघेलखंड जो हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बघेलखंड। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड हो जाएगा, क्योंकि बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, और भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, कौन कौन से राज्य हैं हमारे? तो मानक देशांतर रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से, जैसे में 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 ओडिशा और 5वां आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, तो ये हमारे कर्क रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो बघेलखंड, और ये जो है बघेलखंड कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। याद रखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा रॉकी पर्वत जो है हमारा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा है तो रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है।
यह कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। और प्रश्नगत निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, इसका उत्तर विकल्प सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशंस NOAA के अनुसार पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रीज हो जाएगा, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन एक रॉकी हो जाएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा है इसलिए रॉकी हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछे कि सब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। उसका आंसर हमारा, इसकी केवल लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा है इसलिए हमारा केवल रॉकी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है एंडीज पर्वत का। क्वेश्चन है क्राल जो है एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्राल जो है हमारा वह दक्षिणी अफ्रीका की है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है जो कि दक्षिणी अफ्रीका की है। और जो ये क्राल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में लड़कियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है, जिसको हम लोग क्राल बोलते हैं। तो क्राल एक प्रकार के क्या है? झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है, जो कि ये अफ्रीका में लड़कियों द्वारा बनाई जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन है दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा जो है किस देश में है? तो बताना है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि हमारा आकलन के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों में हमारा 15 मीटर या अधिक ऊंचाई 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या लगभग आधा चीन में है हमारा। क्योंकि एक मतलब आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में 57% भारत और चीन में है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हमारा आधा जो है कहाँ है? तो चीन में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। और 57% दुनिया के बड़े बांधों में हमारा भारत और चीन दोनों, 57% में भारत और चीन है। याद रखिएगा भारत और चीन 57% में है। 100% में 57% बांधों में भारत और चीन ही है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? तो वो हमारा डी हो जाएगा। अटकामा जो है सबसे हमारा शुष्क रेगिस्तान है, क्योंकि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान हमारा अटकामा मरुस्थल है, जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। याद रखिएगा। और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, अटकामा हो जाएगा। अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। और ये कहाँ है? तो हमारा दक्षिण अमेरिका में है। याद रखिएगा साउथ अमेरिका में है हमारा अटकामा मरुस्थल। क्वेश्चन है तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो अवस्थित है कहाँ है? तो 35 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा होती हैं जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती हैं। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं, और उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा है? तो बताना है सबसे बड़ा हमारे क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा द्वीप है? तो आंसर हमारा हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, जो कि हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल है 44 ये हमारे 44,56,85,000 वर्ग किलोमीटर है। 44,56,85,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है, जो कि याद रखिएगा 44,56,85,000 वर्ग किलोमीटर में कौन सा है? तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है। और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया सबसे कम हमारा महाद्वीप सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, सबसे छोटा भी है, क्योंकि इसका है 77,41,220 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, इसका भी याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न से एशिया न दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प बी होगा हमारा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश कौन से हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्योंकि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में है। क्योंकि बताइए यहाँ पे देखिए, प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्न है। तो चलिए देखते हैं। तो अफ्रीका में है हमारे 54, यूरोप में है हमारा 49, एशिया में है 48, और उत्तरी अमेरिका में है 23, और दक्षिणी अमेरिका में है 12, ओशिनिया में है 14। तो याद रखिएगा, हमारा जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है 54 है, और सबसे कम जो है हमारा वो दक्षिणी अमेरिका में है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो 39 का आंसर हमारा ये हो जाएगा अपघर्षण हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थल सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का है, जो कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। और छत्रक सेल या गारा सेल जो है वह अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति, इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, अपघर्षण हो जाएगा। क्वेश्चन है, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो सटीक कथन, जापान के बड़े पैमानों पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा भी मछली का जो है उत्पादन है हमारे जापान में ही होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा इसलिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मृत सागर। ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो मृत सागर में है। क्योंकि मृत सागर में हमारा 238 से 240% लवणता पाई जाती है मृत सागर में। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील 330 से 335 में पाई जाती है %। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चिली हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली हो जाएगा। क्योंकि दिए गए विकल्प के मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश जो है चिली है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप जो है कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। क्योंकि इंडोनेशिया में यहाँ पे सबसे मुस्लिम आबादी भी सबसे ज़्यादा है। इंडोनेशिया में 17,508 हैं द्वीपों की संख्या, मालदीव में 1192 है, और फिलीपींस में 76 से 64 हैं, 76 से 41 हैं, क्यूबा में 41 से 95 हैं। तो इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिसमें से 6,000 द्वीपों पर बसाव है। बाकी सब द्वीपों पर बसाव नहीं है, ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम कानून किस देश में है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन किस देश में है? तो रूस में है। क्योंकि विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन रूस में है, और यह रूस के शाखा याकुतिया गणराज्य में इंडिगिरिका नदी के तट पर अवस्थित है। यह ग्रामीण बस्ती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है।
और प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल जो है वह 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस जो है 30 लाख वर्ग किलोमीटर और है। न्यूजीलैंड में हमारा 2,68,838 वर्ग किलोमीटर है तथा क्यूबा का 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है तथा विकल्प हमारा सी सही उत्तर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है हमारा सीमा रहित। तो सीमा रहित हो जाएगा जापान हो जाएगा, क्योंकि ये किसी देश के साथ इसका बाउंड्री नहीं है। और जापान है वो चारों तरफ, यहाँ पे हमारा जापान हो गया और ये जापान हो गया हमारा, और यहाँ पे सभी हमारे समुद्र हैं, पूरे समुद्र से घिरे हुए हैं, और ये जापान हमारा हो गया क्योंकि इसके कोई भी देश के आसपास के इसके बाउंड्री नहीं लगते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीमा रहित। सीमा रहित होगा तो समझिएगा कि कोई भी देश की बाउंड्री जो है, सीमा जो है, वह दूसरे देश के साथ नहीं लगती है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 47 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, होन्शु द्वीप हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा वो होन्शु हो जाएगा, क्योंकि जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शोकाकु और क्यूशु का समूह है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। तो पूछा जाएगा कि जापान राजधानी टोक्यो जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो हमारा होन्शु द्वीप पे स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो 48 का आंसर हमारा हो जाएगा ई, डेनमार्क हो जाएगा। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए वेगनर हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये वेगनर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 से 22.5 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ और पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों के लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये वेगनर के द्वारा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है आंसर। तो आंसर हमारा वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, ये आंसर सही है। आग्नेय चट्टान जो होता है वह वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टान जो है ये पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये दावेदार होती हैं और परतें नहीं पाई जाती हैं, इसमें पूरा जीवाश्म में भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है और पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है। तो 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैल, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अगला है, अवसादी शैलों जो हैं का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें से जीवाश्म जो है जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार क्रिस्टल नहीं होती। तो इसलिए जो है हमारा ये अवसादी शैलों के बारे में, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, माउंट एटना जो है यह क्या है? तो माउंट एटना के बारे में बताना है फ्रेंड्स। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। माउंट एटना जो है ये क्या है? हमारा ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है 3357 मीटर है, याद रखिएगा 3357 मीटर है इसकी ऊंचाई। और माउंट एटना एक क्या है? एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो मौना लोआ किसका उदाहरण है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्योंकि मौना लोआ जो है हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है
और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नवीन मुर्दार पर्वत हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नवीन मुर्दार पर्वत। क्योंकि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और सागरमाथा, चोमोलुंगमा, इन सभी नामों से उसको जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 88 से 48.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। और हिमालय एक नवीन मुर्दार वलित पर्वत है और अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों पर पाई जाती हैं? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नवीन मुर्दार पर्वत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं, बताना है इसमें से कौन सी नदियां हमारी हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मर्रे एवं डार्लिंग हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इनमें से नदियां हैं। तो मर्रे और डार्लिंग नदियां जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं और इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि ईरी एवं ह्यूरन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की बृहत झीलें हैं। इसी तरह विक्टोरिया एवं चाड अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं और स्वेज एवं पनामा नहर हैं। तो याद रखिएगा, इसमें से दिया है हमारा, तो विक्टोरिया एवं चाड ये झील हैं, स्वेज एवं पनामा ये नहर हैं और ईरी एवं ह्यूरन झीलें भी ये झीलें हमारा। तो मरे एवं डार्लिंग ये क्या है, नदी है। तो 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हैदराबाद शहर जो है वह तेलंगाना में स्थित है। तो इसमें से पूछ रहा है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित देश में से किस में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा हैदराबाद जो है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो भारत में जो है हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी, और हैदराबाद जो है पाकिस्तान में भी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है, क्योंकि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। और इस प्रकार इसमें से उपयुक्त में से हमारा विकल्प जो है हमारा ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत में भी है हैदराबाद शहर और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जिला इसी को माना जाता है, हैदराबाद को शहर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई, बी और सी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के ले जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 59 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि एक नदी जो है, एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उस क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाए जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांगेर घाटी जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा 1982 में प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? छत्तीसगढ़ में, और उसको 1982 में इसको 1982 में दर्जा मिला था। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। किसको? तो कांगेर घाटी को। याद रखिएगा, कांगेर घाटी को कब इसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तो 1982 में मिला था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित क्षेत्र भंडार है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार जो है 2020 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद क्रमशः रूस और ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। और कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का स्थान 5वां है। कोयले के शीर्ष उत्पादक देशों में क्रमशः चीन जो है, भारत और इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो याद रखिएगा, हमारा इसमें से कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार जो है अमेरिका है।
क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्योंकि निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो चीन हो जाएगा। क्योंकि 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। इसके बाद क्रमशः भारत है, रूस है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है एवं कनाडा का स्थान था। लेकिन वर्ष 2021 में चीन गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर था, और इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का स्थान था। और 2021 में गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन हमारा 62 का आंसर डी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में सबसे एक नंबर पे स्थान में है चीन का, और यह जो है विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े उत्पादकों की श्रेणी में शीर्ष पर चीन है, जबकि इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान का स्थान है। तो याद रखिएगा कि विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े उत्पादकों के श्रेणी में शीर्ष स्थान पर चीन है, और जबकि इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान का स्थान है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हमारा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ, 63 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा जो हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये मैराथन नहीं कराएंगे इसको हम, पार्ट बाई पार्ट इसको 2 स्टेप में या 3 स्टेप में इसको ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 63 क्वेश्चन रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, आपको लगा कि हाँ मैंने अच्छा समझा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्सों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।